नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। बिहार में जातिगत गणना के जो आंकड़े हैं वो जारी हो गए हैं और अब कई स्तरों पर सियासत जो है वो गर्माती जा रही है। जातिगत गणना के आंकड़ों में पिछड़े, अति पिछड़े और अनुसूचित मिलाकर 84% से ज्यादा और अनारक्षित वर्ग जो है वो 16% से कम है। बिहार जाति सर्वे की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से राज्य में पिछड़ी जातियां जो है वो 27% हैं और अति पिछड़ी जातियां 36% हैं। पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को अगर मिला दिया जाए तो ये 64% के करीब पहुंच रही हैं। अनुसूचित जातियां जो है वो है 19% और अनुसूचित जनजाति जो है वो है 1.68% और अनारक्षित जो जातियां हैं वो 15% हैं। तो आमतौर पर एक मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है। स्वागत किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने इसे बिहार के लिए क्रांतिकारी लम्हा बताया है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सबकी तरक्की में इस गणना से मदद मिलने जा रही है। लालू यादव का कहना है कि बीजेपी की साजिश के बावजूद जो गणना है वो संभव हो पाई है, जबकि गिरिराज सिंह जो बीजेपी के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि बिहार जाति गणना एक झांसा है, एक आई वॉश है। तो सबसे पहले आपको कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सुनवाते हैं। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं कोई आज तक किया है बिहार में जितना बढ़िया होगा, और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का ये नेम कर रहे हैं। एक ही बात हम कर रहे हैं, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। अब बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित नहीं पड़ा, हम लोग का बात नहीं करता। जनगणना तो होना चाहिए था ना, तो नहीं ना हुआ। आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया। आप कहिएगा वो उचित नहीं है। कल हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा और इस बार जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है, काम करना होगा तो उसके बारे में सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है। आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। 85 के आसपास जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का जो लोग है वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का और जो दौर है आर्थिक न्याय का। जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि विकास विरोधी लोगों को जनता ने 60 दशक दिए, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। और उन्होंने अपने 9 साल भी गिनवाते हुए कहा कि जब 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 6 दशकों में कितना काम हो सकता था। ये लोग लेकिन जात पात में ही बांटते रहे। विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे। आज भी वही पाप कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे नेशनल एडिटर मनीष कुमार जुड़ गए हैं। मनीष, कुछ राज्यों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले जारी इन आंकड़ों से नए सिरे से आरक्षण का मुद्दा जो है वो अब उठता हुआ नजर आ रहा है और सियासी दलों में भी घमासान हो सकता है। आप लंबे वक्त से बिहार की राजनीति को कवर कर रहे हैं, आपका क्या विश्लेषण है इस मुद्दे पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि बिहार इस देश में पहला राज्य है जहां पर जातियों का गणना करके, क्योंकि जनसंख्या जो होता है, जनगणना जो है वो केवल केंद्र सरकार करती है, लेकिन जातियों की गणना और साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का न केवल उन्होंने काम पूरा किया बल्कि उसकी रिपोर्ट भी जारी की। मैं आपको बता दूं अदिति, इसके पहले कर्नाटक में, तेलंगाना में और उड़ीसा में भी ये टास्क पूरा किया गया।
लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। दूसरी बात यह है कि इस रिपोर्ट का तत्कालिक राजनीतिक प्रभाव क्या होगा। निश्चित रूप से जो मंडल की ताकतें हैं, जैसे बिहार में महागठबंधन के जो भी घटक दल हैं, जनता दल यूनाइटेड हो, आरजेडी हो, सीपीआईएमएल हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनके नेता कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं की तुलना में ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। और उसका कारण है कि 2014 के लोकसभा चुनावों के ठीक पहले पूरे देश में संविधान में संशोधन करके अदिति ईडब्ल्यूएस कोटा अग्री जाति के लोगों के लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर किया गया। हालांकि उस समय कोई सोशियो इकोनॉमिक डेटा या कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया था, वो सीधे संविधान में संशोधन कर दिया गया था। उस समय से लेके अभी तक बिहार में भी और देश में भी ओबीसी का जो आरक्षण है, ओबीसी की जातियों का, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी, शैक्षणिक संस्थाओं हो या नौकरियां, वहां पर 27% है। और अभी तक उस डिबेट को वहीं पे रोका जाता था कि आप 27% से अधिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सीलिंग थी कि 50% से आरक्षण को ना बढ़ाया जाए। लेकिन 2014 में इसे बढ़ाया गया, संविधान में संशोधन किया गया। आरजेडी जैसे कुछ एक दल को छोड़कर सभी ने उसका समर्थन किया था, जिसमें बिहार के जनता दल यूनाइटेड, जो उस समय बीजेपी के सहयोगी थे, वो भी शामिल थे। लेकिन आज के डेटा आने के बाद अगर आप देखें तो अगर इस देश में अग्री जातियों के लिए, जिसमें बिहार में भी अग्री जातियों का जो डेटा आया है वो 15% का ही है, अगर उनके लिए 10% आरक्षण है, 10% आरक्षण का वो अगर फायदा उठा रहे हैं, तो जो पिछड़ी जातियां हैं, क्योंकि बिहार में पिछड़ी जातियों को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें कहा जाता है अति पिछड़ी जातियां, और जो ये उसमें समृद्ध हैं उन्हें पिछड़ी जातियों में रखा जाता है। तो उनकी जो पिछड़ी जातियां और अति पिछड़ी जातियों का जो पूरा वर्ग है वो 63% है, लेकिन उस 63% को आज मात्र 27% आरक्षण का ही लाभ मिल रहा है। तो अब आज इस रिपोर्ट आने के बाद ये मांग की जाने लगी है कि जैसे अग्री जातियों को उनके आबादी का 66%, यानी कि 15% की आबादी को अगर आपने 10% आरक्षण का लाभ दिया है तो वो 66% होता है, वैसे ही ये जो 63% आबादी है उसे भी उसके आबादी के अनुपात में 66% जो है वो आरक्षण का प्रावधान किया जाए। निश्चित रूप से कल इस विषय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें हो सकता है कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी जारी कर दी जाए, और उसके बाद ये अब राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो इस रिपोर्ट को आधार बनाकर क्या जो पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए आरक्षण का जो वर्तमान में जो प्रावधान है 27% का, उसे आगे कितने प्रतिशत तक बढ़ाती है। लेकिन इसके साथ ही साथ बिहार के साथ साथ जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, खासकर उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, वहां पर भी आपको ऐसी मांगों की में एक तरह से नए सुर मिलेंगे, नई एक तरह की तेजी मिलेगी, क्योंकि हर जाति को, हर जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनकी ये इस तरीके की मांग अब उठने लगेगी। अदिति। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरे मामले को विस्तार से समझाने के लिए। और जिस तरह से मनीष कह रहे हैं, ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में हम देख रहे हैं चुनाव आ रहे हैं, तो आरक्षण का जो मुद्दा है, जो पिछड़ों को आरक्षण दिए जाने का मुद्दा, वो नए सिरे से एक बार फिर उठता हुआ नजर आएगा। और खासकर लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा जो है वो जोर पकड़ेगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और अब हम बात करने जा रहे हैं 2 ऐसे लोगों की जो एक परिवार के लिए मुश्किल घड़ी में फरिश्ते की तरह आए। शनिवार यानी 30 सितंबर को इंडिगो का एक विमान रांची से दिल्ली जा रहा था। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान में अनाउंसमेंट हुआ कि एक 6 महीने के बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कोई डॉक्टर हैं तो मदद को आगे आएं। और उसी वक्त फ्लाइट में मौजूद आईएएस अफसर डॉक्टर नितिन कुलकर्णी और डॉक्टर मुजम्मिल फिरोज मदद को आगे आए। बच्चा जन्म से ही हृदय रोग से पीड़ित है और इलाज के लिए ही परिवार उस वक्त दिल्ली जा रहा था, और तभी बच्चे की तबीयत जो है वो बिगड़ गई। आगे क्या कुछ हुआ ये जानने के लिए सीधा हम उन्हीं डॉक्टरों से जुड़ते हैं जिन्होंने इस बच्चे की जान बचाई है। तो दोनों खास मेहमान हमारे साथ हैं, मेडिकल बैकग्राउंड वाले आईएएस अधिकारी हैं, डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी और डॉक्टर मुजम्मिल फिरोज। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो साधुवाद है आप दोनों को कि एक बच्चे की जान आपने बचाई, और एक परिवार के लिए आप दोनों ही किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं, क्योंकि जिस वक्त ज़रूरत थी उस वक्त मदद मिली है। डॉक्टर नितिन, मैं पहले आपके पास ही आऊँगी, क्या स्थिति उस वक्त पैदा हुई थी? क्योंकि जब कोई मरीज, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो किसी भी उम्र का हो, ऐसी स्थिति में होता है तो नर्वसनेस तो होती ही होगी। क्या कुछ हुआ उस वक्त, वो बताएं हमारे दर्शकों को।
टेक ऑफ हुई तो लगभग 15-20 मिनट के बाद जब हम लोग अपना उस सर्विस इन फ्लाइट सर्विस शुरू ही हुई थी और हम लोग भी अपना जो टिफिन वगैरह है वो खोल के उसको शुरू करने वाले थे, तभी अचानक से मैं फर्स्ट रो में बैठा हुआ था तो अचानक से अनाउंसमेंट हुई कि एक बच्चे को काफ़ी तकलीफ हो रही है तो कोई डॉक्टर्स है तो आप हेल्प कर सकते हैं करके। तो मैं सीधा खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि मैंने कहा कहाँ है बच्चा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी कि वो बच्चा कितना बड़ा है या कि उसको क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बच्चे और माँ को जो सबसे फ्लाइट के पीछे का हिस्सा रहता है वहाँ अलग से बिठा के रखा हुआ था। तो मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि एक अत्यंत 6 महीने का कमजोर बच्चा एक माँ की गोद में है। माँ केवल बदहवास होकर बिलख रही थी और वो केवल मेरा बच्चे को बचाइए बच्चा करके गुहार कर रही थी। तो मैंने देखा कि बच्चे को सांस लेने में काफी ज्यादा कठिनाई हो रही थी, वो पूरी शरीर से सिकुड़ रहा था और स्पष्टतः उसे कुछ समस्या हो रही थी। तो मैं उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश कर रहा था कि बच्चे ने कुछ खाया है, कुछ दूध का कभी कभी होता है कि कुछ खाते पीते समय भी सांस की नली में कुछ चला जाता है। और मैंने उसके पिता से बात करके समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि भाई हम लोग इलाज के लिए जा रहे थे, बच्चे को पूर्व से ही एक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है। तो मैंने कहा आपके पास कुछ पेपर्स है तो आप दिखा सकते हैं। तो जब तक वो पेपर दिखाते तब तक हम लोग उसको कुछ थोड़ा सा कोशिश करने लगे कि कुछ मसाज वगैरह करके और बच्चे की पल्स वल्स सब समझने की कोशिश मैं कर रहा था। और उसी समय डॉक्टर मुजफ्फिल भी ज्वाइन कर लिए तो हम लोगों को काफ़ी सहूलियत हुई। दोनों ने मिलकर फिर हम लोगों ने उसको टेक ओवर कर लिया। बच्चे को अपने हम लोगों ने अगर पेरेंट्स से अपने पास ले लिया क्योंकि वो संभव नहीं था कि माँ के गोद में रख के उसका इलाज किया जा सके। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ऑक्सीजन की व्यवस्था की और उसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हुआ। तभी भी बच्चे को जो कठिनाई थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही थी और हम लोग भी चिंतित थे क्योंकि वो जो मास्क था ऑक्सीजन का वो भी काफ़ी बड़े साइज का था, वो कोई नियोनेटल मास्क नहीं था। हम लोग अपेक्षा भी नहीं रखते कि सभी चीज़ वहाँ उपलब्ध हो, लेकिन डॉक्टर ने बहुत अच्छे से उन्होंने भी हैंडल किया। और उसके बाद हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्रू ने तुरंत उपलब्ध करा दिए, उसको कनेक्ट करके ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हुआ। और फिर हम लोग दवाई खोजने लगे, कुछ स्टेथोस्कोप मिल गया। तो ये सब चीज़ें मिलने के बाद हम लोगों को भी थोड़ा सा हिम्मत बंधी और उसको हम लोगों ने फिर आगे बढ़ाया। और 15-20 मिनट काफ़ी क्राइसिस में गुजरा, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि अब शायद हम लोग इसको बचा लेंगे। जी डॉक्टर मुजम्मिल फिरोज, मैं आपके पास भी आना चाहूँगी। यहाँ पर जो बात डॉक्टर कुलकर्णी कह रहे हैं कि उस वक्त जो 15-20 मिनट होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं और उसी वक्त अगर मदद मिल जाती है तो कई बार मरीज़ के लिए वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ज़िंदगी वरदान मिल जाने वाली बात वहाँ पर होती है और वही हुआ है। आप किस तरह से देखते हैं जब अब आप याद करते हैं उस वक्त को, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लग रहा होगा क्योंकि पेशेंट की जो हालत थी और उनकी माँ की जो स्थिति थी, लगा होगा कि स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। जी ऐसे जब हम लोगों ने सर को देखा जाते हुए तो मुझे एक्चुअली इमरजेंसी वाली चीज़ सुनाई नहीं दी थी, पर मैंने जब सर को जाते हुए देखा उसके बाद मैं पीछे उनके गया। वहाँ जाकर के जैसे सिचुएशन समझ में आ रही थी, सर ऑलरेडी वहाँ लगे हुए थे और पहले तो मुझे बिल्कुल चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा बच्चे को, क्योंकि सडनली इस तरीके से जैसा सर ने बताया मुझे भी लगा कि शायद एस्पिरेट हुआ होगा। बैक टैपिंग वगैरह करने के बाद जब मुझे लगा कि नहीं शायद एस्पिरेशन का इशू नहीं है, इस बीच सर ने कागज लेकर के फिर उसकी हिस्ट्री लेकर के बताया कि इसको कुछ कॉन्जेनाइटल डिजीज भी है, तब हम लोगों को थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुआ। अच्छा, एक बात और ये है कि इस टाइम पे हमारे साथ एक डॉक्टर साहब और थे, डॉक्टर लोकेश, वो सर्जन है प्रैक्टिसिंग पटना के। उनको मेंशन करना जरूरी होगा क्योंकि ऑब्वियसली सर लीड कर रहे थे, मैं सर के साथ ही था, मगर डॉक्टर लोकेश ने भी बड़ा अच्छा काम किया और हम लोगों ने एज अ टीम ही काम किया, क्योंकि अगर मैं अकेला होता पता नहीं मैं क्या करता। और जो भी डिसीजन बनाने पे था, दवाइयाँ क्या यूज करनी है कैसे देनी है वो तो हम कर सकते, पर बच्चे का साइज इतना छोटा था, बच्चा इतनी कम एज का था और इतना कमजोर था कि उसके लिए प्रॉपर डिसीजन बनाना मुश्किल होता है। ठीक है, वैसी कठिन स्थिति में चूंकि सर का साथ था और डॉक्टर लोकेश लगातार लगे हुए थे तो हम लोगों ने ये ऑटोमेटिकली मतलब एक टीम हमारी बन गई। बिल्कुल एक टीम की तरह आप लोग साथ में आए और सबने मिलकर वहां पर फैसले लिए और वो सभी फैसले जो हैं उस बच्चे को जिंदगी देते हुए नजर आए। डॉक्टर कुलकर्णी, यहाँ पर मैं ये भी समझना चाहूँगी कि हम अक्सर देखते हैं कि इस तरह की स्थिति जो है वो पैदा होती है और किस्मत की ही बात है कि फ्लाइट में इस तरह से कोई मिल जाए और आप लोग इतने अनुभवी लोग थे और वहाँ पर आप लोगों का होना ही उस परिवार के लिए बहुत बड़ी स्थिति में रहा। लेकिन कई बार हम देखते हैं, खासकर कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि लोगों को हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्या अब ये ज़रूरत महसूस होने लगी है कि CPR की ट्रेनिंग जो है वो आम लोगों को भी दी जानी चाहिए?
मैं कहूँगा कि जब पर्टिकुलरली कोविड के बाद हम लोग देख रहे हैं कि जिनको जिनको भी कोविड हुआ था जी उनमें काफ़ी ऐसे अनयूजुअल डिजीज जिसको कहते हैं वो अचानक से सिम्टम्स आने लगते हैं। बिल्कुल तो हमें एक तो मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए और केवल सीपीआर ही नहीं, हम सभी को एक बेसिक इमरजेंसी की तरफ हमेशा उसको ट्रीट करना चाहिए। और अगर जो काम हम लोग कर रहे थे वो थोड़ा सा टेक्निकल जरूर था, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत हर आम आदमी कर सकता है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें कॉमन सेंस जिसको हम लोग कहते हैं, और आजकल सभी लोग मेरे ख्याल से यूट्यूब और नेट पर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख चुके होते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा भी अपना कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करें तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग सब लोग कर सकते हैं। बस लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, वो सबसे जरूरी है। बिल्कुल अगर आप शीघ्रता से रिस्पॉन्ड करेंगे तो जरूर आप किसी की मदद कर पाएंगे। बिल्कुल जिस वक्त सबसे ज़्यादा जो शुरुआती वक्त होता है उसे ज़ाया ना किया जाए तो शायद हम जान बचा सकते हैं, कम से कम कोशिश तो की ही जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नितिन कुलकर्णी और डॉक्टर मुजम्मिल फिरोज आप दोनों का, और आप दोनों ने जान बचाई एक बच्चे की, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप सबका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से केवल एक ही बात सबसे अपील करना चाहता हूं कि जब जी। भी कभी कुछ मौका आए और किसी को जरूरत पड़े तो कृपा करके किसी की भी हो मदद करने में हिचके ही नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। आईएसआईएस मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है और एक और बड़ी साजिश जो है वो नाकाम की गई है। एनआईए की ओर से मोस्ट वांटेड घोषित शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये गिरफ्तारी की है। बता दें आपको कि पेशे से इंजीनियर शाहनवाज दिल्ली में रह रहा था। पुणे पुलिस कस्टडी से वो फरार हो गया था और दिल्ली में ठिकाना बनाकर वो रह रहा था। पुलिस ने आईएसआईएस के 2 और संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया है। शाहनवाज को जैतपुर, अरशद को मुरादाबाद, रिजवान अशरफ को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। तीनों को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर दिया गया है और फिलहाल ये जानकारी मिली है कि विदेश में बैठे हैंडलर्स के इशारे पर बड़े हमले की तैयारी में ये लगे हुए थे। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल कमिश्नर हैं एसजीएस धालीवाल, उनका बयान आपको सुनवाते हैं। लास्ट मंथ एक एनआईए ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किए थे 3 लोगों पे, जिन पे अलग अलग ब्लास्ट केसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट होने का आरोप था और उनका एक मेन एक्यूज था मोहम्मद शाहनवाज। उसको आज सुबह उसके 2 साथियों के साथ, जिसमें मोहम्मद रिजवान अशरफ है और तीसरा मोहम्मद अरशद वारसी है, इनको अरेस्ट किया। दिल्ली पुलिस ने एनआईए के मोस्ट वांटेड और 3 लाख के इनामी आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद शाहनवाज को दिल्ली के जैतपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ उसके 2 साथी लखनऊ और मुरादाबाद से गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद अरशद वारसी हैं। उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों से पूछताछ में जानकारी मिली है कि पिछले कई सालों से लगातार ये आईएसआईएस के जो हैंडलर विदेश में हैं उनके संपर्क में थे और उनके इशारों पर ये लगातार काम कर रहे थे। ये दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत में कई सारी जगहों पर बड़ी घटनाएं, बड़ी आतंकी घटनाएं करने वाले थे, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस को पूरी जानकारी मिली है और कई बड़े लोगों को भी निशाना बनाने वाले थे। मोहम्मद शाहनवाज के घर से बम बनाने का सामान, आईडी बनाने का सामान और जिहाद से जुड़ा हुआ जो लिटरेचर है वो बरामद किया गया है। कुछ पिस्टल बरामद हुई हैं और साथ में कुछ विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इनकी जो पूरी फंडिंग ट्रेल है उसकी जानकारी मिल गई है। ये लोग पाकिस्तान में भी कुछ लोगों के संपर्क में थे, ये भी जानकारी मिली है। तो इनसे लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। मोहम्मद शाहनवाज इसी साल 18 जुलाई को पुणे से भाग गया था। उस वक्त वो एक कार चोरी कर रहा था, लेकिन वो पुलिस से बचकर भाग निकला था, जबकि उसके 2 साथी वहाँ पर पकड़े गए थे, जिनका
चित्तौड़गढ़ ब्लास्ट में हाथ था और उन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। अब जो उसके 2 साथी बकाया बचे हैं, जिन पर एनआईए ने 3-3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है, जिसमें रिजवान अब्दुल है और इसके अलावा अब्दुल्ला फैयाज है, उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक विदेश में जो इनके हैंडलर हैं वो इंटरनेट के जरिए और अलग अलग ऐप के जरिए इनको जो भी ज़रूरत होती थी वो सारा सामान इनको वहाँ से भेजते थे और इस तरह से लगातार ये हाईली मोटिवेटेड थे और रेडिकलाइज थे। तो लगातार इनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन एक बड़ी कामयाबी कि ISIS का ये जो पैन इंडिया पूरा मॉड्यूल है उसको दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सेंगर, NDTV इंडिया। बिहार के वैशाली से खबर आ रही है, जहां पर एक गांव के लोगों ने एक्साइज विभाग की टीम पर ही हमला बोल दिया। ये टीम उस इलाके में गैर कानूनी तरीके से शराब बनाए जाने की खबर मिलने पर वहां पहुंची थी और छापा मारने की कार्रवाई करने वाली थी, और तभी कुछ गांव वाले जो थे वहां पर वो एक हो गए और उसके बाद एक्साइज विभाग की इस टीम पर पत्थरों से हमला बोल दिया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक्साइज विभाग की टीम जो वहां पर पहुंची थी, इस तरह से गांव वाले एकजुट हुए हैं और उस टीम पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए।